चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के न्यूमेरिकल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं एक एज अ होल आपको यूनिट बताऊं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए थे और एक एक करके हमने समझा था कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको सॉल्व करवाए थे उस क्लास में। अब अगर मैं बात करूं आगे के आपके यूनिट की, तो इस यूनिट में न्यूमेरिकल पोर्शन काफी ज्यादा रहता है और बहुत ही स्कोरिंग न्यूमेरिकल है जो आपका पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूमेरिकल में आप लोगों को करके आनी है वो तो है आप लोगों का, सबसे पहले देखो सीमा फोर्स हो जाता है ना। सीमा फोर्स एक आप लोगों का टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। वही अगेन वो वेट और सिग्नल वाला न्यूमेरिकल हो जाए या फिर कोई एक नॉर्मल काउंटिंग सीमा फोर का आप लोगों को सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, रेस कंडीशन अवॉइडेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सीपीयू स्केड्यूलिंग से पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सीपीयू स्केड्यूलिंग आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों से डेडलॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डेडलॉक की बात की जाए तो स्पेसिफिकली डेडलॉक के अंदर आपका बैंकर्स एल्गोरिथम से सवाल बनता है, ठीक है ना। बैंकर्स एल्गोरिथम के साथ ही साथ आप लोगों का रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मल डेडलॉक ओरिएंटेड क्वेश्चंस में अगर बात की जाए, ठीक है ना। तो रिसोर्स एलोकेशन से आपका सवाल बन सकता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेजिंग, ठीक है। वैसे मैंने ये आपको पिछले साल भी बताई थी ये वाली चीज कि जो आपका क्वेश्चन है वो पेजिंग में ही बनेगा। आप ये मत मान के चलना इन्वर्टेड पेजिंग या सेगमेंटेशन, ये दोनों टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक हैं। ज्यादा फोकस पेजिंग पे करनी है, कम फोकस बाकी दोनों चीजों पे करना है। ज्यादा फोकस आपको इसी पे रखना है। इसके अलावा बात की जाए तो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल आप लोगों का बनता है। अब यहाँ पर ना मेमोरी मैनेजमेंट से बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये दोनों पार्ट ही मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो एक तो ये वाला बात हो गया, एक टीएलबी वाला क्वेश्चन आना जिसके अंदर हम ईमैट निकालते हैं, इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस, या ये चीज हो गई निकालना टीएलबी का यूज करके। इसके अलावा जो आप लोगों का यहाँ पर न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है आप लोगों का पेज फॉल्ट वाला, ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों का बनता है। एंड फाइनली आप लोगों का होता है डिस्क शेड्यूलिंग। तो ये आपका कंप्लीट है टॉपिक्स जहां से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है जी। देखो आपको बोला हुआ है कि काउंटिंग सीमाफोर है एस जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है 7 से, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये क्वेश्चन जो है ये गेट एग्जाम में पूछा गया था 2007 के अंदर। इसी के साथ साथ ये इसरो के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर भी इसी सेम टाइप का वैल्यूज चेंज हो गई थी 2017 में भी ये सवाल बन चुका है। तो कुल मिला के आप मान सकते हो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और सभी तरीके की टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी टीचिंग एग्जाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सीमा फोर, और ये कौन सा सीमा फोर है ये भी याद रखो, कौन सा है, काउंटिंग सीमा फोर है, ठीक है ना। क्यों, बाइनरी में तो मैम दो ही वैल्यू हो सकती है 0 या 1। काउंटिंग सीमा फोर है, वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 7 से। इसके बाद में क्या किया हुआ है 20p किया हुआ है और उसके बाद में आपके क्या किए गए हैं 15v किए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइनली अब सीमा फोर की वैल्यू क्या होने वाली है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग अच्छे से समझते हैं ये चीज कि जो आप लोगों का ये p होता है इसका मतलब होता है वेट, ठीक है ना। और वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है कि अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आती है तो वो क्या करती है, वेट करती है। दूसरी प्रोसेस इसको बताती है कि मैं सेक्शन में हूं तुम मत आना, यानी कि जो भी सीमा फोर की वैल्यू होती है उसको -1 कर देती है, ठीक है जी। और जो आप लोगों का v होता है वो होता है आप लोगों का सिग्नल, यानी कि अगर आप लोगों ने निकलना है, निकलते समय हम क्या कर देते हैं, हम सिग्नल कर देते हैं। तो कुल मिला के जो आपने वैल्यू थी उसे आप क्या कर दोगे, दोबारा से अप कर देते हो। इसे हम लोग डाउन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम अप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा चलो ये तो हो गया सिंपल। अब और क्या हम नया सीख सकते हैं, देखो और नया आप ये सीख सकते हो कि या तो सिंबल डायरेक्टली दे दे या आप लोगों को दे दे पोस्ट या आपको दे दे रिलीज, ऐसे कीवर्ड्स अगर दे दे तो भी समझ जाना कि वो सिग्नल का ही नाम है।
अब यहाँ पे बहुत आसान सी बात है क्या कि आपको 7 के अंदर क्या करना है, सबसे पहली बात तो माइनस करना है 20, क्यों, बिकॉज p की वैल्यू यहाँ पर -1 है और v की वैल्यू यहाँ पर +1 है। साथ ही साथ आपको ऐड कर देना है क्या, 15, बस यही करना है। तो आप लोग यहाँ देखोगे तो कितना आने वाला है, 7 - 5 आने वाला है, यानी कि वैल्यू आ जाने वाली है 2, वैल्यू आ जाने वाली है 2। क्लियर है? बहुत इजी सवाल है पर बहुत ज्यादा फेमस है टीचिंग एग्जाम्स में, तो खास करके बड़ा फेमस है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपका डेडलॉक से लेके आई हूं, है ना, डेडलॉक के पार्ट से हैं जहां से आपका ये सवाल बना है। अब बेसिकली देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से डेडलॉक वाले यूनिट की, देखो सीमाफोर वाला हो गया, ठीक है, अभी डेडलॉक वाले पोर्शन पे आते हैं। अब सीन ऐसा है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेडलॉक के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है, जब मेरे पास में 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस है P0 एंड P1 और ये दोनों ही किसी एक सिंगल रिसोर्स के लिए वेट कर रही हैं, राइट, किसी एक सिंगल रिसोर्स के लिए क्या कर रही हैं, वेट कर रही हैं। कुल मिला के इसको ये रिसोर्स चाहिए और ये रिसोर्स ऑलरेडी किसके पास में है, इसके पास में है। तो अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि दोनों ही काम खत्म नहीं कर पा रही, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मान लीजिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक ऐसा रिसोर्स R2 जो किसके पास में है, जो ऑलरेडी P0 के पास में है। तो कुल मिला के कुछ सिंबल्स है। सबसे पहली बात तो आपके पास में एक ओवल है, एक आपके पास में रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास में एरोज हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर ये स्टार्ट टू एंड है, ये भी स्टार्ट टू एंड है। अब कुल मिला के हम ओवल के अंदर सारी की सारी प्रोसेसेस लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका मैं रैग समझाने की कोशिश कर रही हूँ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग रिसोर्सेज लिखते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास में आउटगोइंग एज है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वेट है इसका, और अगर इनकमिंग एज है तो इसका मतलब ये है कि होल्डिंग है आपका। अब सीन ऐसा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या सिस्टम बन गया है। मेरे पास में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि 2 रिसोर्स है R1 एंड R2। अब सीन ऐसा है, देखो इसके पास में एक आउटगोइंग एज है। आउटगोइंग एज का क्या मतलब था कि इसको ये चाहिए, रिसोर्स R1 चाहिए, और इसके पास में है क्या, इसके पास में कौन सा है, इसके पास में ऑलरेडी R2 है। अब इसे क्या चाहिए, दोनों ही चाहिए, R1 भी चाहिए, R2 चाहिए अपना काम खत्म करने के लिए। वेयर है जो आप लोगों का प्रोसेस P1 है, इस प्रोसेस P1 ने किसको होल्ड किया हुआ है, इसने होल्ड किया हुआ है रिसोर्स R1 को, और चाहिए क्या इसको, रिसोर्स R2 चाहिए। जो किसने होल्ड किया हुआ है, मैम जो इसने होल्ड किया हुआ है। दोनों को ही क्या चाहिए, दोनों रिसोर्सेज चाहिए, R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, पर दोनों ने ही एक एक को ब्लॉक किया हुआ है। तो ना तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ना ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पा रहा है, यानी कि सीपीयू किस सिचुएशन में आ गया है, डेडलॉक वाली सिचुएशन में आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये और क्या है, ये एक तरीके का इनफाइनाइट स्टार्वेशन है। जब स्टार्वेशन का टाइम बहुत इनफाइनाइट हो जाए, लंबे समय के लिए हो जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं डेडलॉक। नहीं, बीएड नहीं चाहिए होता है, कंप्यूटर साइंस में बीएड होता ही नहीं है। कौन कहाँ बीएड करने चल गए आप लोग। समझ में आ गया सबको, डेडलॉक वाला स्कीम सभी को समझ में आ गया। अब देखो आप लोगों को ना क्या सवाल पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कह रहा है कि कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 यूजर प्रोसेसेस हैं। मेरे पास में प्रोसेस P1 है, मेरे पास में प्रोसेस P2 है और मेरे पास में प्रोसेस P3 है। अब सीन ऐसा है कि जो P1 है उसे क्या चाहिए, कोई एक रिसोर्स है आपके पास में, मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक रिसोर्स है R। आपको ये कह रहा है कि जो प्रोसेस आप लोगों का P1 है उसे क्या चाहिए, उसे 2 यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, 2 यूनिट। अब जरूरी थोड़ी ना आपके पास में किसी एक रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस हो सकता है एक से ज्यादा हो। आपको चाहिए हार्ड ड्राइव, आपके पास 2 हार्ड ड्राइव हो सकता है आपके पास में 2 USB केबल्स हो, तो एक से ज्यादा इंस्टेंस भी हो सकता है। एक ही रिसोर्स है पर बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं इसके, ठीक है ना। मान लो इसको 2 यूनिट्स चाहिए। आपका जो प्रोसेस P2 है इसको 3 चाहिए, और जो आप लोगों का प्रोसेस P3 है उसको 4 चाहिए। तो आपको ये बताना है कि हम मिनिमम कितने इंस्टेंसेस रखें इस रिसोर्स R के, सो दैट हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक में ना जाए। आप लोगों का जो टोटल डिमांड है,
जो आप लोगों की टोटल डिमांड है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल रिक्वेस्ट, ठीक है ना, जो आपकी टोटल डिमांड है, जो आपकी टोटल रिक्वेस्ट है हर एक प्रोसेस की, फॉर एवरी प्रोसेस, वो क्या होती है, वो हमेशा कम या फिर बराबर होनी चाहिए आपके पास में जो टोटल रिसोर्सेज है उसके, ठीक है ना। तो ये वाला सीन जब आपके पास में होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं डेडलॉक फ्री कंडीशन। अब इस सिचुएशन में हर बार जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो करना क्या है, आपको सभी इंडिविजुअल प्रोसेसेस की मिनिमम नीड्स निकालनी है कि मिनिमम इनको क्या रिक्वायर्ड है। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि इसको 2 चाहिए तो आप इसको 1 दे दो, इसको 3 चाहिए तो आप इसको 2 दे दो, और इसको 4 चाहिए तो आप इसको 3 दे दो। कुल मिला के आपको जितनी भी डिमांड हो उसका आप -1 कर दो, हर इंडिविजुअल डिमांड का -1 कर दो। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, और इन सब को ऐड कर दो ऐड। तो 2 + 1 + 3 यानी कि टोटल हो गया 6। अब ये क्या सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन है जो इस इक्वल्स टू को क्या कर रही है, इक्वल्स टू को प्रूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में इसके 6 इंस्टेंसेस होंगे तो जो सिचुएशन है वो बीच की होगी, वो सिचुएशन बीच की होगी। डेडलॉक लग भी सकता है, अगर आपका सीक्वेंस चेंज कर दो तो शायद बच भी सकता है, जिसको हम सेफ सीक्वेंस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी हम कहाँ हैं, बीच में हैं, हमें डेडलॉक नहीं लगवाना है। तो आप क्या करो, किसी भी एक और प्रोसेस को इंस्टेंस दे दो, एक और इंस्टेंस आप रख लो, इससे क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो होगा क्या कि कोई भी प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा अपना काम करना, या वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो करना क्या है, जो भी डिमांड्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड्स, उसमें से -1 करना है, और फाइनली सभी का टोटल करके +1 कर देना है। ये +1 क्यों, डेडलॉक फ्री करने के लिए। और ये +1 किसके लिए, किसके लिए, कोई सी भी एक प्रोसेस को ये वाला इंस्टेंस मिल जाएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर 7। ऐसा हर बार क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आपको सिर्फ यही करना है कि मिनिमम डिमांड्स फुलफिल करो, और फिर एंड के अंदर एक अलग से इंस्टेंस रख लो कि भैया डेडलॉक ना लगे। मैं आपको ये कह रही हूं कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कोई प्रोसेस सिस्टम है जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, 3 मेरे पास में प्रोसेसेस हैं, ठीक है। आपको ये गिवन है कि इनने 4 इंस्टेंसेस शेयर किए हुए हैं किसी रिसोर्स के। कोई एक रिसोर्स है आर, उसके 4 इंस्टेंसेस इन 3 प्रोसेसेस ने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। सो ईच प्रोसेस कैन रिक्वायर मैक्सिमम k इंस्टेंसेस इंडिविजुअली। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3 इंडिविजुअली मैक्सिमम जो है वो k इंस्टेंस रख सकती है अपने पास में। तो आप मुझे बताओ कि k की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जिसके लिए कभी भी डेडलॉक नहीं लगेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, 4 इंस्टेंसेस ये लोग शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो मैम 3 + 1 हुआ होगा। क्यों हुआ होगा 3 + 1? मैम ये जो 3 थे ना, वो तो आप बता रहे थे कि इंडिविजुअली प्रोसेस का सम करते थे और फिर उसमें +1 कर देते थे, तो ये 1 तो हो गया, ये सही बात है। और हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो शेयर कर रही है रिसोर्सेस को, वो इंस्टेंसेस को शेयर कर रही हैं। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, 2 - 1 2 - 1 2 - 1, और इन तीनों को ऐड करके ही तो 3 लाए होंगे। तो कुल मिला के एक प्रोसेस मैक्सिमम क्या डिमांड कर रही होगी मैम, 2 इंस्टेंसेस। अरे भाई जो भी आपके पास में होता है प्रोसेस की डिमांड, उसमें से -1 करते हो, तो 2 - 1 करके 1, 2 - 1 करके 1, 2 - 1 करके 1, तीनों को ऐड करते हो ना, तो 3 आ जाता है, और फिर उसमें फाइनल एक ऐड करते हो डेडलॉक फ्री होने के लिए। वही किया है 4 - 1, और इंडिविजुअली भी मेरे को मैम हर प्रोसेस को भैया इक्वल वेटेज देना था, तो मैंने 2 2 2 दे दिया, माइनस कर दिया, और मेरे पास में सम 3 आ गया। क्लियर? एक बार थम्स अप हो जाएगा सभी का लाइव चैट के अंदर अगर ये समझ में आ गया। बस और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यू नीड थ्योरी। अगर थ्योरी अच्छे से आती है तो न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है, आपको दिया हुआ है कोई भी एक एलोकेशन टेबल, और इस टेबल के अंदर आप देखोगे कि हमारे पास में 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। इन 5 प्रोसेसेस ने 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं जो शेयर करे हुए हैं। कौन से? A, B एंड C, ठीक है जी। आपसे ये कह रहा है कि जो A है वो टोटल मेरे पास में 10 इंस्टेंसेस हैं,
ए के टोटल 10 इंस्टेंसेस हैं, बी के मेरे पास में टोटल 5 इंस्टेंसेस हैं, और अगर सी की बात की जाए तो सी के मेरे पास में टोटल 7 इंस्टेंसेस हैं, है ना। अब अभी फिलहाल का सिस्टम क्या है कि प्रोसेस P1 के पास में बी का 1 इंस्टेंस है, प्रोसेस P2 के पास में ए का 2 इंस्टेंस है, प्रोसेस P3 के पास में ए के और सी के इंस्टेंसेस हैं, कुछ इंस्टेंसेस है ना मेरे पास में। अब ऐसे आप लोगों से बोला जा रहा है कि ये तो इनके पास में अभी करंट एलोकेशन है, इनका जो मैक्सिमम एलोकेशन इनको चाहिए जिससे ये आराम से कंटिन्यू करेंगे, डेडलॉक नहीं लगेगा, वो गिवन है। इसको 7 इंस्टेंस चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 3 चाहिए। प्रोसेस P1 को ABC के 7, 5 एंड 3 इंस्टेंसेस चाहिए। सिमिलरली सो ऑन, है ना, बाकी सभी प्रोसेसेस का भी गिवन है। और मेरे पास में करंट अवेलेबिलिटी भी गिवन है। वैसे अगर नहीं भी गिवन होती तो भी मैं निकाल सकती थी। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मुझे नहीं गिवन है, निकालना है, ये गिवन ही नहीं है। अगर मुझे अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालती हूँ? मुझे एक बात बताओ, मेरे को टोटल दिया हुआ है और मुझे अभी पता है कि करंट एलोकेशन क्या है, यानी कि अगर मैं टोटल ए एलोकेटेड पूछूं तो कितने निकाल सकते हो? 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछूं कि बी कितना है एलोकेटेड, मैम 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है, और सी कितना एलोकेटेड है? 2 और 2 4 और 1 5। ये करंट एलोकेशन है और टोटल है कितने? 10, तो बचे हुए कितने आएंगे? 3 है, कितने? 5, दिए कितने हैं? 2, अभी कितने बचे हुए हैं? 3। कितने हैं, कितने दिए हैं, कितने बचे हैं? तो अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी मैं निकाल लेती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो घबराना मत अगर कभी एग्जाम में ना गिवन हो तो, अगर ना गिवन हो तो भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताया। टोटल पता है आपको कितने इंस्टेंसेस हैं, करंटली एलोकेटेड का टोटल करो, उसमें से माइनस करो, आपके पास में अभी जो बचे हुए इंस्टेंसेस हैं जो मैं दे सकती हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, वो मेरे पास में है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर मेन चीज आपको निकालनी है नीड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, और ये इंडिविजुअल प्रोसेस की निकलेगी, इंडिविजुअल प्रोसेस की नीड मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। भाई देखो इसके पास में कितने हैं? अभी 0 है, और चाहिए कितने इसको? 7, यानी कि ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे और सी की बात करेंगे फॉर प्रोसेस P1, फॉर प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, P4 एंड P5, फॉर ऑल ऑफ देम। भाई प्रोसेस P1 को ए के कितने इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड है? मैम पूरे के पूरे 7, क्योंकि इसको चाहिए 7 और है इसके पास में 0, ठीक है। 5 के कितने रिक्वायर्ड है? मैम 4, क्यों? क्योंकि मैम देखो इसके पास 5 है, एक ऑलरेडी इसके पास में 4 और चाहिए होंगे, ठीक है। 3 - 0 3, कुछ भी नहीं कर रही हूं, इसमें से माइनस कर रही हूं ये, यानी नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या निकला? मैक्सिमम माइनस करंट एलोकेशन फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस। देखो 3 - 2 करूंगी तो 1 आएगा, 2 - 0 करूंगी तो 2 आ जाएगा, 2 - 0 अगेन तो 2 आ जाएगा। P3 का निकालो, 9 - 3 6 आ जाएगा, 0 - 0 ऑफ कोर्स 0 ही है, 2 - 2 अगेन 0 आ गया, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 - 1 1, 2 - 1 अगेन 1, 4 - 0 4, 3 - 0 3 एंड 3 - 2 1। मेरे पास में नीड मैट्रिक्स आ गया, मेरे पास में नीड मैट्रिक्स आ चुका है। अगर मेरे पास में नीड मैट्रिक्स है तो अब मुझे क्या निकालना है? सेफ सीक्वेंस निकालना है। इन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सेव सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस मतलब एक ऐसा सीक्वेंस इन प्रोसेसेस को रन करने का सो दैट डेडलॉक विल नेवर अकर। अच्छा, सेफ सीक्वेंस इज नेवर व्हाट, इट इज नेवर, आई मीन ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, इट इज नॉट यूनिक, इट इज नेवर यूनिक, इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम, और हो सकता है इंडिविजुअली आप सबका भी डिफरेंट है, हो सकता है मेरा आंसर अलग है, आपका आंसर अलग है, बिल्कुल हो सकता है। एक ही एलोकेशन टेबल के लिए एक से ज्यादा सेफ सीक्वेंसेस बन सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो सीन क्या होने वाला है। अब सीन ऐसा होने वाला है मैम कि मेरे पास में जो अवेलेबल है वो तो है 3 3 2, और ए को कितना चाहिए? इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ए को कितना चाहिए? प्रोसेस P1 को कितना चाहिए था? 7 इंस्टेंस, इसके पास तो 3 ही है, तो क्या ये इसे फुलफिल कर सकता है? बिल्कुल फुलफिल नहीं कर सकता, यानी प्रोसेस P1 तो अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। चलो P2 का देख लेते हैं, इसके पास 3 है और 2 है, इसको कितने चाहिए? 1 2 और 2। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात, प्रोसेस P2 100% एग्जीक्यूट हो सकती है। जो मेरे पास में है, जो मेरे पास में है और जो मुझे चाहिए, अगर ये मैच हो जाए तो फिर तो मैम सेफ सीक्वेंस में वो आ ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल मैम, प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करवा दो, P1 नहीं एग्जीक्यूट हो सकता,
P2 को एग्जीक्यूट करवा दो। अब जैसे ही P2 ने एग्जीक्यूशन अपना खत्म किया, आप इमेजिन करिएगा जितने भी P2 के पास में रिसोर्सेस थे सारे रिलीज हो जाएंगे इसके एग्जीक्यूशन के बाद में, जितने भी थे वो सारे रिलीज हो जाएंगे क्या? यानी कि मेरे पास में जो अभी करंट अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी कितने से? एक दो से, यानी करंट अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4, 5 एंड 4। ये मैंने सही किया है क्या? बस इतना बता दो। क्या ये मैंने यहां पर सही किया है? भाई देखो, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हुई और हमें पता है मैम जैसे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है वो अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज कर देती है। तो क्या केवल 1 2 रिलीज होंगे या मैम ये वाला 2 भी तो रिलीज होगा? सोच के बताओ मैम, यार ये वाला 2 भी तो रिलीज होगा ना, टोटल प्रोसेसेस रिलीज होंगी। आई मीन टोटल रिसोर्सेज जितने भी प्रोसेस P2 ने ले रखे थे, तो ये 2 कहां गया? इस 2 को भी ऐड करो तो कितना आएगा? 6, 5 एंड 4। ये नई अवेलेबिलिटी बन जाएगी। आप ठीक है मैम? अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैम ये तो था नीड मैट्रिक्स और ये है एलोकेशन। आप इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हो? यानी कि ये जो है ये नहीं हो सकता। मैम 2 इसके पास में थे, इसका तो 0 था और इसका भी 0 था, तो एक्चुअली में आपके पास में इसके तो आ गए हैं कितने? सॉरी, ये हटाओ। इसके कितने आ गए हैं? 5। इसके कितने थे? 3। इसके 2। यानी कि आपको जो ये मैट्रिक्स है उसके अंदर ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है, तब जाके आपके पास न्यू अवेलेबिलिटी। अब सही है क्या? बता दो, अब सही है क्या? अब सही है क्या? तो नो मोर कंफ्यूजन कि मैम ये ऐड करना है कि ये दोनों मिला के ऐड करना है कि ये ऐड करना है कि ये, सब समझ में आ गया होगा जो भी किया है। अब मैंने किया है कि जो पुरानी अवेलेबिलिटी थी उसमें जो रिसोर्सेज इसने रोक रखे थे उनको ऐड किया और नई अवेलेबिलिटी निकाल ली। अब इस नई अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर मैं चेक करूंगी। अब चाहो तो आप दोबारा से P1 से स्टार्ट कर सकते हो या चाहो तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि हम P3 को देखते हैं, अब P3 को चाहिए 6 और इसके पास में है 5, नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, नहीं हो सकती अभी भी एग्जीक्यूट। प्रोसेस P4 पे चलते हैं। भाई तुझे कितने चाहिए? 0 चाहिए, हमारे पास तो 5 है। तुम्हें चाहिए 1, तुम्हें भी चाहिए 1, हमारे पास तो 3 और 2 है, तो 100% P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी इसके बाद में P4 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो P4 एग्जीक्यूट होने के बाद में जो ये P4 है ये भी अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा तो नई अवेलेबिलिटी आएगी। तो 2, 1 और 1, इस बार गलत नहीं करके दिखाऊंगी, आप समझ में आ गया है? ठीक है, नहीं तो 50 रुपए कट जाएंगे ओवर एक्टिंग के। तो 5 और 2 7 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब नई अवेलेबिलिटी कितनी है? 7, 4 और 3। अब अगेन आपके पास में ऑप्शन है, चाहो तो आप P5 को पहले चेक कर लो, चाहो तो आप P1 को चेक कर लो, जैसी आपकी इच्छा। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सेव सीक्वेंस बनते हैं। कोई कहता है मैं तो यहीं से कंटिन्यू करूंगा, कोई कहता है नहीं मैं तो ऊपर से जाऊंगा। आप जहीं से भी जाएं दोनों ही सही आंसर आएंगे। हम देखते हैं, चलिए P5 पे देख लेते हैं। अब P5 को चाहिए 4, 3, 1 एंड वी हैव, भैया बहुत सारे हमारे पास, तो हम तो बहुत ज्यादा अमीर है इस वक्त। हाँ तो ठीक है, P5 को करवा लो एग्जीक्यूट। वैसे चाहो तो आप यहाँ पर P1 को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसको चाहिए 7, 4, 3 और हमारे पास में 7, 4, 3 है, हमारे पास में 7, 4, 3 है। हम बहुत अमीर हैं, मैं बता रही हूँ ना। ठीक है, हमारे पास है 1 करोड़ और इसको चाहिए 10 लाख और उसको चाहिए 20 लाख। तुम जो मांगो भाई। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ऐसे आपका सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या? अब ये P5 हो गया, इसके बाद में P5 भी अपने रिलीज करेगा, तो रिलीज करने के बाद में 0, 0, 2 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो 0, 0 और 2 यानी कि 7, 4 और 5, ये नई अवेलेबिलिटी बन जाएगी। नई अवेलेबिलिटी बन गई तो अब आप कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। चाहो तो P1 और P3 कर लो, चाहो तो P3 P1 कर लो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है,
आपकी जो इच्छा वो कर सकते हो आप, है ना। तो सभी को समझ में आ गया। तो टोटल डिमांड वाले क्वेश्चंस भी हमने कर ले, सीख लिए। हम लोगों ने रिसोर्स एलोकेशन टेबल से भी करना सीख लिया। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से कैसे करते हैं वो भी हम करना सीख लेंगे। तो सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी लिख देती हूँ, सबको याद रखने हैं कि आप लोगों को अगर बोला जाए कि डिमांड निकालनी है या बेसिकली आपको निकालनी है नीड मैट्रिक्स, नीड मैट्रिक्स, तो जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट है उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो करंट एलोकेशन है, तो आपके पास में नीड निकल जाएगी फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच प्रोसेस। आपसे ही बोला जाएगा कि इसकी आप क्या टेबल बना सकते हो। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, आप मुझे इसका टेबल बनाओ और बताओ सेफ सीक्वेंस क्या है। या ऑलरेडी सेफ है। देखो यहां पर भी हम टेबल बना सकते हैं। कैसे टेबल बना सकते हैं मैं बना के दिखाती हूँ। आपके पास में 3 प्रोसेसेस है, P1, P2 और P3। देख सकते हैं आप लोग P1, P2 एंड P3 3 प्रोसेसेस हैं। अच्छा मैं क्या निकालती थी मैम, आप निकालते थे करंट एलोकेशन। इसके अलावा आपके पास में होता था कि मैक्सिमम इनकी डिमांड क्या है, और इसके अलावा आप लोगों के पास में होता था करंट अवेलेबिलिटी। ये 3 चीजें निकालते थे मैम हम। तो क्या ये 3 चीजें हम इन तीनों प्रोसेसेस के लिए यहाँ निकाल सकते हैं क्या? प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3। कैसे? अभी अभी टेबल सॉरी ग्राफ को पढ़ना हमने सीखा था। देखो एक आउटगोइंग एज है और एक इनकमिंग एज है। प्रोसेस P1, अच्छा कितने रिसोर्सेज है? रिसोर्सेज R1 एंड रिसोर्सेज R2। टोटल R1 का तो एक ही है, R2 के मेरे पास में 2 इंस्टेंसेस है। ये टोटल है जो है मेरे पास में। अब प्रोसेस P1 के पास में कौन सा रिसोर्स है? R1। क्या R2 है? नहीं है। R2 नहीं है ना, एक भी नहीं है। अच्छा प्रोसेस P2 जो है उसके पास में कौन सा रिसोर्स है मैम? जिसकी इनकमिंग एज होती है। कौन सा रिसोर्स है मैम? R1 नहीं है, R2 है। प्रोसेस P3 के पास में क्या है मैम? R1 का तो हो ही नहीं सकता, है ही टोटल एक। हाँ, और R2 एक और है इसके पास में। देखो R2, क्योंकि आउट गोइंग एज एंड इनकमिंग एज। इनकमिंग एज मतलब होल्डिंग, आउट गोइंग एज मतलब वेटिंग। लिखवाया था जो डिलीट हो चुका है लिखवाया था, पीछे करके देख सकते हो आप। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिसोर्स R1 अगेन एंड रिसोर्स R2 अगेन। अब मुझे बताओ मैक्सिमम डिमांड क्या है? P1 को क्या चाहिए? क्या चाहिए P1 को मैम? P1 को R2 चाहिए। कितने चाहिए भाई? एक ही इंस्टेंस चाहिए होगा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, P2 के लिए क्या सीन है? P2 को क्या चाहिए? P2 को जीवन में चाहिए ये। क्या P2 को और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। P3 का क्या सीन है? P3 को क्या चाहिए मैम? P3 को कुछ नहीं चाहिए, वो जीवन में खुश है, वो जीवन में खुश है। करंट अवेलेबिलिटी है 0-0, करंट अवेलेबिलिटी है 0-0। पर एक काम हो सकता है, P3 को कुछ चाहिए ही नहीं। अगर P3 को कुछ चाहिए ही नहीं तो पहले इसको एग्जीक्यूट करवा दो मैम। P3 को एग्जीक्यूट करवा दो, करवा दिया। अब P3 ने क्या रखा था? R2 का एक रखा हुआ था, तो वो R2 का एक ऐड कर दो, मतलब R1 एंड R2 में 0 और 1 हो जाएगा। अगर ये 0-1 हो गया तो ये वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, सॉरी 0-1, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अरे हो जाएगी क्या? तो करवा दो, क्या दिक्कत है? P1 P2 हो गया सेफ, हो गया ना सेफ सीक्वेंस तैयार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको ग्राफ दे दे तो ग्राफ से टेबल बना के सॉल्व कर लेना, है ना। बस ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको टेबल दिए तब तो डायरेक्टली कर ही लोगे। ठीक है ना। तो चाहे टेबल दूं आपको या दूं आप लोगों को ग्राफ, दोनों तरीके से कर लेना चाहिए आप। जो सीपीयू स्केड्यूलिंग होती है ना, उस सीपीयू स्केड्यूलिंग में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि एक आपके पास में होता है अराइवल टाइम, वैसे तो आप लोगों को पता होगा ये चीज अच्छे से, बट स्टिल एक होता है अराइवल टाइम, इसका एब्रिविएशन होता है AT। एक हमारे पास में होता है बर्स्ट टाइम, है ना, इसी को हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, BT इसका एब्रिविएशन होता है।
एक मेरे पास में होता है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है ना, जिसको हम लोग TAT के एब्रीवेशन से जानते हैं। एक मेरे पास में होता है वेटिंग टाइम, इसको हम WT के नाम से जानते हैं। और एक मेरे पास में होता है रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, इसको हम RT के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ ये अलग अलग टाइम्स है जो आपके पास में गिवन होते हैं। कोई भी एक प्रोसेस जब भी सिस्टम के अंदर एंटर करती है तो जिस टाइम पे वो एंटर करी है वो उसका अराइवल टाइम है। किसी भी एक प्रोसेस को कितना समय इनपुट आउटपुट के लिए और साथ ही साथ कितना टाइम CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए या CPU पर अपना काम खत्म करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सारा का सारा समय टोटल कितना होता है, बर्स्ट टाइम के बराबर होता है। कि कितना समय उसे चाहिए CPU का और इनपुट आउटपुट का, दोनों टाइम इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो कब कंप्लीट की गई, कंप्लीशन टाइम माइनस आपका अराइवल टाइम। कुल मिला के आप कब सिस्टम से निकले और कब आए थे, तो कितनी देर आप रहे, टर्न अराउंड टाइम आपका निकालते हैं हम। कितने समय पे आप निकले और कब आए थे, मान लो 0 पे आए थे और 10 पे निकले तो 10 - 0 यानी कि 10 जो है वो आपका टर्न अराउंड टाइम। आप कितनी देर सिस्टम के अंदर रहे हो टोटल। और फिर आता है आपका वेटिंग टाइम, जो आप लोगों को निकालने के लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब वेटिंग टाइम कब है, देखो वेटिंग टाइम का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को कितने समय के लिए वेट करना पड़ा, किसका, CPU का। कैसे, आप लोगों ने सिस्टम में आए, कोई एक पर्टिकुलर अराइवल टाइम पर आए थे, ठीक है, और टर्न अराउंड टाइम पे आप निकल गए, बट आपने तो एक्चुअली में बर्स्ट टाइम के लिए ही इमेजिन किया होगा ना कि मुझे तो जितना मेरा बर्स्ट टाइम है उतना ही रहना है। भाई कोई एक प्रोसेस है, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, है ना, SBI बैंक में जाते हो, ठीक है, मतलब कोई और बैंक में चले जाओ, मतलब कोई और सरकारी ऑफिस में चले जाओ, ठीक है, किसी ऑफिस में गए, आप क्या सोच के जाते हो कि मुझे एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, हार्डली 15 मिनट लगेंगे, और पता चलता है वहां जाके तो लंबी लाइन लगी है, या वहां पर तो ऑफिसर लंच पे गया हुआ है, या बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है बीच में हो जाए। तो आप कितने समय के लिए घर से बाहर रहे, वो तो टर्न अराउंड टाइम है, और कितने समय के लिए आपको ऑफिस में वेट करना पड़ा, वो क्या है, वो आप लोगों का वेटिंग टाइम है। कुल मिला के बात ऐसी है कि वेटिंग टाइम कैसे निकालते हो कि जो आपका टर्न अराउंड टाइम है ना, आपका जो टर्न अराउंड टाइम है माइनस बर्स्ट टाइम। मुझे कितने समय के लिए चाहिए था, मुझे कितने समय के लिए चाहिए था बर्स्ट टाइम के लिए, और मैं रहा कितनी देर, मैम टर्न अराउंड टाइम इतनी देर रहा मैं सिस्टम के अंदर। तो प्रोसेस कह रही है कि भाई मुझे तो बर्स्ट टाइम जितना ही समय चाहिए था, बाकी जितना भी टाइम मैं एक्स्ट्रा रही प्रोसेस सिस्टम के अंदर वो मेरा वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है जी, देखो जब आपको पहली बार फर्स्ट टाइम CPU मिलता है, फर्स्ट टाइम जब आपको CPU मिलता है वो आपका होता है बहुत ही अच्छा दिन, है ना, एकदम बढ़िया, पीछे वायलिन बजने लगते हैं प्रोसेस के पीछे, है ना, एकदम सब कुछ रेड रेड दिखने लगता है प्रोसेस को। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि फर्स्ट टाइम CPU कब आपको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम CPU मीटिंग टाइम माइनस योर अराइवल टाइम, दिस इज योर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। ये कुछ टाइम्स हैं जो आपसे निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइम्स आपको निकालने होते हैं, और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है एवरेज का, क्योंकि आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ये पूछा जाता है। तो एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल जितनी भी आपके पास में ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका सम होता है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो एक सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका गेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
और आपके सामने है। पर इसको करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने चाहिए। और बेसिक क्वेश्चंस में भी सीपीयू ने अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है भैया, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो आप लोगों को पढ़नी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपके पास में है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर हमारे पास में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, इसी के अंदर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, इसी के अंदर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है, फिर हमारे पास में लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होती है। इसके अलावा प्रायोरिटी एल्गोरिथम होती है, इसके अलावा मेरे पास में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होती है, इसके अलावा मेरे पास में हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम है। तो इस तरीके से कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मेरे पास में होती है। इन सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो याद रखना है प्रिम्पशन और नॉन प्रिम्पशन। प्रिम्पशन मतलब कि कोई छीना झपटी, कोई हाथापाई नहीं होगी, कोई भी हाथापाई नहीं होगी कभी भी। हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, पहले से डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे आता है, ये अलग ही नेता बनता है कि नहीं नहीं भाई जो पहले आया उसको पहले मिल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, एक क्या होता है प्रायोरिटी एल्गोरिथम होती है, एक क्या होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, एक क्या होता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट होता है। ये सारी की सारी क्या है, क्या है ये सारी की सारी, ये आपकी नॉन प्रिम्पशन वाली है। ये क्या है, सारी की सारी नॉन प्रिम्पशन वाली है। क्यों है नॉन प्रिम्पशन वाली मैम? इनमें कोई छीना झपटी नहीं होती। अगर एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो चुका है तो जब तक उसका काम खत्म नहीं होता कोई और प्रोसेस उसकी जगह नहीं ले सकती। ये कहता है नॉन प्रिम्पशन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रायोरिटी एल्गोरिथम, पहले से डिसाइडेड होती है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब ये होता है कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, और लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट उसका जस्ट उल्टा, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, धक्के मार के बाहर निकाल देना। अपने दिन याद आ रहे हैं हम सबको हाथापाई और छीना चपटी वाले। तो ये तो होती है नॉन प्रिमिटिव। और जो बाकी सारी मैंने लिखी, जैसे कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जैसे कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जैसे कि राउंड रॉबिन, ये कैसी है, ये कैसी है, सारी प्रिमिटिव है ना। वैसे कि हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ये भी कैसी होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है। ठीक है, ये भी कैसी है आपके लिए, नॉन प्रिमिटिव है। ओके अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इन सबके न्यूमेरिकल करने आते हैं? क्या सबके बेसिक्स न्यूमेरिकल करने आते हैं सब लोगों को? देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देती हूँ राउंड रॉबिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है, और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट भी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपको 100% अच्छे से करके जाने हैं। पिछले एग्जाम के अंदर ये आया था आपका, SRTF आया था पिछले एग्जाम के अंदर। इस एग्जाम के अंदर राउंड रॉबिन हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि प्रोसेस P1, P2, P3, P4, ऐसे आपके पास में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। P1 एग्जीक्यूट हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, हम P2 पे आके अटक गए कि अब किसको भेजे, है ना, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको भेजे, CPU के पास में कौन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इनका निकाल देते हैं इस एल्गोरिथम से रिस्पॉन्स रेशो। हम ये देखते हैं कि जिसका रिस्पॉन्स रेशो हाई उस प्रोसेस को पहले सिस्टम में भेज देंगे। तो रिस्पॉन्स रेशो कैसे निकालते हैं, जो भी इनका इंडिविजुअल वेटिंग टाइम रहा वो प्लस जो भी इनका सर्विस टाइम है अपॉन जो टोटल सर्विस टाइम है वो। सर्विस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम मतलब बर्स्ट टाइम। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं आपका रिस्पॉन्स रेशो। जिसकी ये वैल्यू ज्यादा वो प्रोसेस इन दोनों में से क्या जाएगी, CPU के पास में जाएगी। राउंड रॉबिन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। राउंड रॉबिन का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमको आता है कि नहीं आता है। टाइम क्वांटम की वैल्यू दे देती हूँ 2 यूनिट।
ठीक है ना। मैंने बोला कि कोई भी एक प्रोसेस, क्योंकि राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, राउंड रॉबिन के अंदर हाईएस्ट रिस्पांस रेशो होता है इसका, या इसका जो रिस्पांस टाइम है वो बड़ा अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा? क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास में अभी 5 प्रोसेसेस हैं, सीपीयू क्या करेगा, सबको हेलो बोल के आएगा। सीपीयू प्रोसेस P1 को बोलेगा 2 सेकंड के लिए बात करेगा इससे, फिर इसको बोलेगा आप निकल जाओ, फिर 2 सेकंड के लिए दूसरी आएगी, फिर 2 सेकंड के लिए तीसरी आएगी। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हर प्रोसेस को ऐसा लगता है कि हाँ यार सीपीयू जो है वो हमारा काम कर रहा है, हमको ऐसा लगता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चल रही है एक्चुअली में। तो राउंड रॉबिन से फायदा क्या होता है, जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो सबसे बेस्ट किसका होता है, आपकी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का। अब मान लो मुझे 5 सेकंड का काम था, 2 सेकंड के लिए मेरा काम किया गया, तो बचा कितना, 3। फिर दोबारा मैं लाइन में लग जाऊंगी जाके, फिर 2 सेकंड का और काम हो जाएगा, फिर 1 ही सेकंड का बचता है, तो फिर क्या होगा, 1 सेकंड में करके निकल जाऊंगी, फिर पूरा टाइम क्वांटम यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में मैं निकल जाऊंगी, दूसरा प्रोसेस आ जाएगी। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमारा और सीपीयू का, ये प्रोसेस और सीपीयू का एंगेजमेंट बना रहता है। तो वही चीज है जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को सबसे अच्छी और इंटरएक्टिव प्रोसेस के लिए हाईएस्ट यूज्ड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मानी जाती है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं आप लोगों से कि एवरेज वेटिंग टाइम बेस्ट किसका होता है, तो वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का होता है, हाईएस्ट या मतलब बेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम। अब देखो सीन क्या है इसके अंदर, अब रेडी क्यू की बात हो रही है, तो रेडी क्यू के अंदर इस वक्त सिर्फ प्रोसेस P0 है। क्यों? अराइवल टाइम हुआ है 0 और 0 समय पे और कोई प्रोसेस आई नहीं है, सिर्फ क्या आई है, P0 आई है। P0 कितने समय के लिए चलेगी मैम, P0 चलेगी 2। अच्छा P0 जो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चली है, तो उस 2 यूनिट के अंदर मैम P1 भी आ गई है और P2 भी आ गई है रेडी क्यू में। देखो P1 और P2 दोनों आ गए हैं 2 सेकंड के अंदर, और ये कितना चला है, 2 यूनिट, बचा कितना है इसके पास में, 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या ये भी दोबारा से लाइन में आगे क्या लगेगा, हाँ लगेगा भाई, ये भी लगेगा ना। तो बस दोनों चीजें मैनेज करनी है कि P0 तो लाइन में लग जाएगा, और इसके बदले में जो P1 और P2 आए हैं वो अब आगे आ जाएंगे, यानी कि अब नेक्स्ट कौन जाएगा, P1। ये P0 था, P1 भी 2 सेकंड के लिए और चलेगा, तो 2 + 2 यानी कि 4। अच्छा 4 में तो सारी आ गई है मैम, P3 भी आ गया है मैम, P4 भी आ गया है। और ये कैसे हो रहा है, ये कैसे फिल हो रहा है मैम, रेडी क्यू है, क्यू कैसे चलता है, फीफो, बैक से एंट्री, रेयर से, तो देख लो पीछे से लाइन में आके लगे हो रहे हैं ये लोग। अब P1 जो है वो क्या कर रहा है, 2 सेकंड के लिए चला है, इसका अभी भी मैम क्या बचा है, 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा है, तो क्या ये दोबारा लाइन में लगेगा, हाँ मैम दोबारा लाइन में लगेगा। अच्छा प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P2 को क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है। अब टाइम क्वांटम कितने का था, 2 का, पर क्या इसे 2 की रिक्वायरमेंट है मैम, इसको तो 1 ही की रिक्वायरमेंट है, तो 1 ही सेकंड चलेगा, यानी कि 5 तक चलेगा, और P2 अपना काम खत्म करके जा चुका है, सिस्टम से जा चुका है, तो यानी कि ये क्या नहीं लगेगा, रेडी क्यू में वापस नहीं लगेगा। फिर P0 लगेगा क्या, हाँ जी P0 लगेगा। P0 को कितने सेकंड चाहिए, और 2 सेकंड चाहिए, तो ये लो P0 को चला दो और 2 सेकंड के लिए, अभी भी इसका 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा हुआ है काम, तो फिर से लाइन में लग जाएगा P0। फिर कौन, P3, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैम, 2 ही चाहिए थे इसको, तो चलो 2 पूरा करवा देते हैं, अब इसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ये भी सिस्टम से जा चुका है। अब P4 आएगा, P4 बोलेगा मेरे को भैया 2 दे दो, तो दे दो इसको, और 1 इसका बच गया है, तो 9 10 11। अब कौन लगेगा, P4 लाइन में लग जाएगा वापस, क्योंकि इसको 1 यूनिट के लिए और चलना है। अब कौन है भैया, P1 बचा है, P1 को कितनी देर मैम, P1 को चलना है 12 तक। अब क्या ये लाइन में लगेगा P1, नहीं मैम अब नहीं लगेगा, अब आएगा P0, फिर इसके बाद आएगा P4, और दोनों को ही 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलना है, तो यानी कि 13 के लिए। और तो बस निकालो टर्न अराउंड टाइम। देखो सबका कंप्लीशन टाइम मैं निकाल के बता सकती हूँ आपको कैसे। P1 कब कंप्लीट हुई है, 12 पे, ठीक है। P4 कब कंप्लीट हुआ है, 14 पे। P0 कब कंप्लीट हुआ है, 13 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ है, 5 पे। और क्या बच गया, P3 बच गया ना, P3 कंप्लीट हुआ है 9 पे। तो सबका कंप्लीशन टाइम है और सबका अराइवल टाइम भी है। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ कंप्लीशन टाइम, ध्यान देख लीजिएगा। P0 जो है, P0 किस पे गया है, P0 का 13 आया है, ठीक है। P1 का 12 आया है, P4 का 14 आया है, ओके। P3 का 9 आया है, और P2 का 5 आया है। ये कंप्लीशन टाइम था। तो इस कंप्लीशन में टाइम में से आपका अराइवल टाइम माइनस कर दो, तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा आपके पास में 11, ये 3, ये 6 और ये 10।
इन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके पास में एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। वेटिंग टाइम के लिए क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो 13 में से 5 गए तो 8, 11, 8, 2, 4, 7, ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से, तो एवरेज निकल जाएगा। अच्छा एक और चीज बताओ, रेस्पॉन्स टाइम निकालो। सभी लोग जल्दी से रेस्पॉन्स टाइम निकाल के दिखाएंगे मुझे यहां पर। देखो रेस्पॉन्स टाइम, देखो हम कंप्लीशन में राइट हैंड साइड वाला लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे। जैसे कि इस कंडीशन में देखो P0 के लिए 0, क्योंकि 0 सेकंड पे सीपीयू इसको मिल गया था। P1 को पहली बार कब मिला था मैम, 2 सेकंड पे मिला था। P2 को कब मिला था मैम, 4 पे मिला था। P3 को कब मिला था, 7 पे मिला था। P4 को कब मिला था, 9 पे मिला था। बस P4 तक ही तो देखना था, मिल गया ना। तो रिस्पॉन्स रेशियो या बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम भी आप निकाल सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। अगर मैं टाइम क्वांटम को बहुत ही ज्यादा हाई कर दूं तो क्या होगा? टाइम क्वांटम की वैल्यू जैसे अभी 2 सेकंड गिवन थी, 2 मिली सेकंड गिवन थी, मैं बोलती हूँ कि 200 मिली सेकंड कर दूं तो क्या होगा? अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होगी। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के इक्वल, बहुत ही बढ़िया। देखो अगर ऐसा हो गया तो आपका जो पूरा का पूरा राउंड रॉबिन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा चलने लगेगा। ठीक है, आपका राउंड रॉबिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जैसा चलने लगेगा। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उसमें स्टारवेशन नहीं होता, इसमें होता है कॉन्वॉय इफेक्ट। ये चीजें पड़ी हुई है, याद रखिएगा। यहां पर आपको क्या गिवन है, आप लोगों को बोला हुआ है कि मेरे पास में 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3। सभी की सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम गिवन है मुझे 0, 0 एंड 0। आपको गिवन है कि इनका है बर्स्ट टाइम, बट इनका जो कंप्लीट बर्स्ट टाइम है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले इनको इनपुट आउटपुट में जाना है, फिर इनको सीपीयू के पास जाना है, फिर दोबारा से इनको इनपुट आउटपुट के लिए जाना है। और ये गिवन नहीं है डायरेक्टली, ये गिवन है परसेंटेज के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में प्रोसेस P1 है ना और इसका 10 यूनिट ऑफ टाइम है, तो इसका जो 20% है वो पहले इनपुट आउटपुट पे जा रहा है, फिर इसका जो 70% है वो सीपीयू में जा रहा है, और फिर जो बचा हुआ 10% है वो दोबारा से इनपुट आउटपुट में जा रहा है। ये इन्होंने बोला हुआ है। अब जब ये इन्होंने बोला हुआ है तो करिए सॉल्व भाई। 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 10 का 70% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बचा हुआ 1 है। ठीक है ना। इसी तरीके से 20 का निकालना है, क्योंकि आप लोगों का अगला टाइम 20 गिवन है, तो 20 का 20% 4 हो जाएगा, 20 का 70% 14 हो जाएगा, और 20 का 10% 2 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस P3 का टोटल टाइम है 30, तो 30 का 10% निकालना है आप लोगों को, 20% निकालना है, तो आपके पास में 6 आ जाएगा। 30 का 70% निकालना है तो 21 यहां आ जाएगा, और बचा हुआ क्या होगा, 21 + 6 27, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आपकी नई टेबल बन गई, और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है और परसेंटेज बताना है। कर लोगे? बस सीपीयू आइडियल टाइम निकालना है। अच्छा आइडियल टाइम से मुझे याद आया, अच्छा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विच काउंट करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस अगर काउंट करने हैं तो पहला वाला छोड़ दो और लास्ट वाला छोड़ दो, इसके बीच में जितनी भी आपकी क्या पास में क्या है वर्टिकल लाइन से, वो सारी की सारे कॉन्टेक्स्ट स्विच 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। पहला वाला
और लास्ट वाला वर्टिकल लाइन छोड़ दो गैंट चार्ट में, बाकी जितने भी वर्टिकल लाइन से सारे काउंट कर लो, वही कॉन्टेक्स्ट स्विच का नंबर होता है। ये 21 में आया था सवाल, नेट में आपका आया था ना, आई थिंक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर ही पूछा था ये सवाल। ठीक है, ये आया था आपके 21 के अंदर सवाल आया था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम गिवन थी और नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच पूछे थे नेट में, तो आपको पता होने चाहिए कैसे निकालते हैं। ये मेरे दिमाग में आया क्यों, पर आइडियल टाइम के लिए आया, आइडियल टाइम के लिए आया मेरे दिमाग में, मुझे आइडियल टाइम आपको बताना कैसे निकालते हैं। देखो इस सीक्वेंस में तो कोई आइडियल टाइम निकाला नहीं, बट मुझे एक बात बताओ, जैसे कि इनपुट आउटपुट का एक ऑपरेशन चल रहा है और एक चल रहा है सीपीयू का ऑपरेशन। देखो इनपुट आउटपुट के लिए ना कभी भी कुछ गिवन नहीं होता, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चला लो, जब भी कोई गिवन ना हो, प्रायोरिटी नहीं गिवन है, कोई एल्गोरिथम बोली नहीं है, तो हम जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट अगर गिवन है, जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दोनों के लिए ही, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इनपुट आउटपुट में भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वाला एल्गोरिथम लगाना है। अब जैसे इस सीक्वेंस में पहले ही समझ में आ रहा है कि सीपीयू का 0 से लेकर 2 यूनिट ऑफ टाइम है ना, जो सीपीयू है वो आइडल रहेगा। क्यों रहेगा आइडल? भाई जब तक इनपुट आउटपुट नहीं कर लेता प्रोसेस P0, तब तक अंदर कैसे आएगा वो सीपीयू में? भाई पहले तो इनपुट आउटपुट करेगा ना, तो ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो ये बेचारा आइडल रहेगा सीपीयू, फिर 2 यूनिट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा जब ये आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बदले क्या आ जाएगी, दूसरी प्रोसेस P1 या जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो सिस्टम में आएगी। फिर सिमिलरली ऐसे फिल करते हुए चलना है चलना है चलना है। तो ये जो भी जितने भी आपके पास में शेडेड रीजन आता है ना, इस शेडेड रीजन को आप ऐड कर दो, तो ये आपका टोटल सीपीयू का आइडल टाइम होता है। आया किसकी वजह से? इनपुट आउटपुट की वजह से। याद रखेंगे, आता किसकी वजह से? कोई और काम कर रहा है सीपीयू के अलावा, तो उसकी वजह से आता है, यूजुअली इनपुट आउटपुट ही होगा वो, तो उसकी वजह से। और जितने भी शेडेड रीजन आ रहे हैं आप लोगों के गैंट चार्ट के अंदर, उन सबको सम करो, और जो भी आप लोगों का लास्ट आएगा ना टाइम, जैसे इस केस के अंदर आई थिंक 44 या 47 आएगा, करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास का, तो आपके पास में टोटल आ जाएगा 44 या 47 जो भी आ रहा है, और ऊपर आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। कमेंट सेक्शन में सभी का होमवर्क आंसर आना चाहिए। एजिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला लिख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। एजिंग फैक्टर जो होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। अगर मुझे निकालना है, जैसे कि क्या होता है कि जो स्टारवेशन की वजह से जो प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी लो है वो क्या रहती है, वो हमेशा स्टार भी करती रहती है, और हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जाती है। इसलिए ये बेचारी प्रोसेस को ऐसे लगता है यार मेरा चांस कब आएगा, तो हम इसको बोलते हैं तुम हमारा टैलेंट इंक्रीज करो। क्या करो? एजिंग फैक्टर इंक्रीज करो, तुम अपनी प्रायोरिटी इंक्रीज करो। तो प्रायोरिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम था ना, जो कि TN से हम शो करते हैं, उनसे हम इनके एजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 1 माइनस एजिंग फैक्टर से जो प्रीवियस आपने निकाली थी एजिंग वैल्यू, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम किसी एक प्रोसेस के लिए nth स्टेप्स पे चल रहे हैं। अगर मैं n+1th स्टेप के लिए निकाल रही हूँ एजिंग फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, सो एजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल बर्स्ट टाइम है ये आपका ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, प्लस 1 माइनस एजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द प्रीवियस एजिंग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ये जब करते हैं तो एजिंग फैक्टर निकल जाता है। आप पेज फ्रेम की बात कर लेते हैं। पेज फ्रेम के भी बड़े न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी करना सीख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। अब देखो सीन ऐसा है यहाँ पर कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक रेफरेंस एल्गोरिथम स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है ना, जिसमें आपकी जो पेज की रिक्वेस्ट है वो किस ऑर्डर में आ रही है, 7 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 3 अगेन, इस तरीके से एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि आपको यूज करना है फीफो, आपको यूज करना है ऑप्टिमल, और आपको यूज करना है LRU। तीनों की तीनों पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करनी है, और टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताना है कि परसेंटेज में कितना रहेगा इंडिविजुअली। मैं एक करके दिखाऊंगी, बाकी 2 आप खुद करके ट्राई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फीफो,
फीफो में क्या करना होता है, फीफो में करना होता है जो पेज पहले आया है, जो पेज पहले आया वो पहले गया, आया राम गया राम, ठीक है। देन आता है आपका सेकेंड विच इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में हम क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जिसकी नीड फ्यूचर में सबसे लेट है, हम उससे पेज को रिप्लेस करते हैं करंट। और फिर आता है आपका तीसरा LRU। यहां तो हम आगे देख रहे थे, यहां हम पीछे देखेंगे। जो पेज सबसे रिसेंटली, लास्ट रिसेंटली यूज हुआ है उससे हम रिप्लेस करते हैं। तो ये मेरे पास में स्ट्रिंग है और मुझे किससे करना है, मुझे करना है ऑप्टिमल से, ठीक है। पेज फ्रेम मेरे पास में है 3, तो मेरे पास में है पेज फ्रेम 1, पेज फ्रेम 2, पेज फ्रेम 3। डेडलीज एनॉमली किसके अंदर आती है, फीफो के अंदर आती है। पेज नंबर फ्रेम इंक्रीज करने से या नंबर ऑफ पेज फ्रेम इंक्रीज करने से पेज फॉल्ट डिक्रीज होना चाहिए, जबकि इसका उल्टा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डेडलीज एनॉमली, जो फीफो में आती है। ऑप्टिमल में क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमल में सबसे पहली बात तो देखो इनिशियली तो पेज फॉल्ट होगा ही, 7, 0 और 1, तो 3 तो मेरे पास में पेज फॉल्ट हो गए। मैं स्टार से पेज फॉल्ट काउंट करती हूँ, 7, 0 और 1, ठीक है ना, क्योंकि पहले एम्प्टी था, फिल किया तो ये पेज फॉल्ट हो गया। अब ये गया, ये गया और ये गया। अब नेक्स्ट मैं चेंज कर रही हूँ कलर। अब बताना, अब मेरे को 2 की डिमांड आई है, क्या मेरे पास में 2 है, मैम 2 नहीं है। हम क्या करेंगे, अब एल्गोरिथम लगाएंगे। अब क्या करेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे 2 को किससे रिप्लेस करूं, मेरे पास में 3 ऑप्शन है, या तो 7 या 0 या फिर 1। अब मैं कैसे रिप्लेस करती हूँ, ऑप्टिमल के अंदर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि फ्यूचर में किसकी नीड सबसे बाद में आ रही है, तो आप देखोगे कि 0 की भी आ रही है, 1 की, 3 की, मैम 7 की लग रहा है बहुत बाद में आएगी नीड, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 से रिप्लेस कर देंगे, 2 को यहां लगा देंगे, 0 और 1, पेज फॉल्ट आ गया 1। सबको समझ में आया क्या मैंने क्या किया, क्या किया, सबको क्लियर, चलो बढ़िया। अच्छा फिर देखो 0 पेज हिट, 3 अगेन नहीं है। अब 3 के लिए फिर से कंपटीशन, 2, 0 और 1 में सबसे एंड में किसकी आ रही, भाई 0 आ गया, 2 भी आ गया, 1, तो 1 को हटाओ और यहां पर लगा दो किसको, 3 को। पेज फॉल्ट था, 0 था, 2 था, ठीक है ना, तो ये हो गया, ये हो गया। अब फिर से 0 की डिमांड आई, पेज हिट, 0 पे हर बार पेज हिट हो रहा है। अब आ गया 4, और 4 के लिए फिर से 3 ऑप्शन है। अब देखो 2 की भी डिमांड है, 3 की भी डिमांड है, 0 की भी। अब 0 की मैम सबसे बाद में है, तो 0 से कर दो रिप्लेस, ये 2 और ये 3, एक और पेज फॉल्ट आ गया, 4 की डिमांड पूरी हो गई, 2 पेज हिट हो गया, 3 पेज हिट हो गया, 0 नहीं है, तो 0 के लिए क्या करेंगे, 2, 4 और 3 ऑप्शन देखो, देखो 3 और 2 आ रहा है मैम, 4 का कहीं नहीं जिक्र हो रहा, तो बेसिकली यहाँ 0 लगा तो यहाँ 2, यहाँ 3 चल ही रहा है, तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। देन आ गया 3 पेज हिट, 2 पेज हिट, 1, अब 1 फिर से नहीं है, तो क्या करोगे मैम, 2, 0 और 3, तीनों में से सबसे लास्ट जिसकी रिक्वायरमेंट हो ना, देखो 1, 2 है मैम रिक्वायर्ड, 0 भी रिक्वायर्ड, मैम 3 कहीं रिक्वायर्ड नहीं है अब, तो 3 को हटा देते हैं, तो 1 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, एक और पेज फॉल्ट हो जाएगा, तो 1 भी हो गया कंप्लीट, 2 पर पेज हिट हो ही गया है, 0 पर भी पेज हिट हो गया है। अब आई बारी 7 की। अब 7 के लिए क्या करेंगे, देखो बदला ले लिया, 7 के लिए 2 आया था, 2 के लिए फिर 7 आ गया, पेज फॉल्ट ऑलरेडी था, 0 था, 1 था, ये भी सही, ये भी सही, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 9 पेज फॉल्ट आ रहे हैं, आप भी एक बार चेक करो। इसी तरीके से लीस्ट रिसेंटली यूज भी एक बार देख लो कैसे करते हैं, मैं बता देती हूँ, आप लोग करना। लीस्ट रिसेंटली यूज के अंदर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये देखना है, सॉरी लास्ट रिसेंटली यूज्ड, लास्ट रिसेंटली, जो सबसे पहले अभी, जैसे आप लोगों ने बोला कि 7, 0 और 1 था, अब आप 2 के लिए किसको रिप्लेस करोगे, आप 1 को रिप्लेस करोगे, 7 को नहीं करोगे। जो अभी अभी लेटेस्ट के अंदर आपने यूज किया है ना,
हम ये मान के चलते हैं कि उसका अभी तो नहीं आएगी डिमांड, तो उसको क्या बोलो, उसको बोलो कि उसको रिप्लेस कर देते। आपके पास में क्या है, आपके पास में एक पेज्ड मेमोरी रेफरेंस है, हिट रेशियो आपको गिवन है 70%, 20 नैनो सेकेंड लग रहे हैं कोई भी एक टीएलबी बफर को देखने के लिए, 100 नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली बहुत इजी सा सवाल है, सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन है ना। आपको क्या निकालना है, आपको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। देखो आप सब लोग जानते हो कि टीएलबी क्या होता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जो होता है टीएलबी, ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का मैम हार्डवेयर है जो हम क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर मेमोरी रेफरेंस स्कीम। नाइनटीन ही है, मेरा भी 19 ही आ रहा है। आप लोग गिन लेना भाई, काउंटिंग मेरा हो सकता है कोई कटने में कोई नंबर छूट गया इसलिए 20 आ गया होगा बच्चों का, देख लेना आप, ठीक है ना। 19 या 20 है, परसेंटेज निकालना सिखा दिया है मैंने, गिन लेना, हो सकता है वो राइटिंग की वजह से छुप गया होगा। हाँ जी, तो टीएलबी का क्या सीन होता है, देखो टीएलबी का सीन होता है कि ये है सीपीयू, है ना, ये है रैम, टीएलबी हम इनकी लगा देते हैं बीच में। अब क्या होता है, सीपीयू में जो भी डिमांड आती है पहले हम टीएलबी में जाके देखते हैं, टीएलबी में नहीं होती है तो फिर रैम में जाके देखते हैं, और अगर रैम में होती है तो फिर रैम से टीएलबी में ले आते हैं और टीएलबी से हम दोबारा से सीपीयू में ले आते हैं, या डायरेक्टली रैम से हम सीपीयू में भी दे सकते हैं, जैसे कि एक कैश मेमोरी में होता है। तो यही वाला चीज है जो हमको यहाँ पर करनी है ना, यही वाली चीज है जो यहाँ पर आपको करनी है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ईमैट निकालने के लिए हिट रेशियो आपको गिवन है 70% है, तो यानी कि हिट रेशियो या आपके पास में हिट वैल्यू कितनी आएगी 0.7, और आपके पास में मिस वैल्यू कितनी आएगी 0.3। अब 0.7 अगर हिट हुआ है तो हम कहाँ गए हैं मैम, रैम के अंदर गए हैं और रैम के अंदर से डेटा हमने निकाल लिया है। अच्छा मैंने, हाँ मतलब समझ गए ना आप लोग, इतना क्या घबरा गए हो, ठीक है। और आप सब लोगों को पता है ये हिट रेशियो किसका है, ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर का है। राइट, तो हमारे पास में 30 + 100 होगा। अब आप बोलोगे कि मैम रैम का एड्रेस या रैम का मेमोरी एक्सेस टाइम क्यों ऐड किया हमने, टीएलबी को फिल करने के लिए रैम से ही वैल्यूज आती है तो वो तो हमको लेनी पड़ेगी। फिर मैम इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर आपके पास में मिस होता है, जो कि अभी होगा, मान लो मिस हो जाए यानी कि 0.3 टाइम्स मिसेस हो रहे हैं, तो आपका जो रैम का मेमोरी एक्सेस है वो ट्वाइस हो जाता है, तो ट्वाइस से बेहतर है सिंगल, इसलिए हम टीएलबी यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली 30 क्योंकि हमने टीएलबी में देखा नहीं मिला, मिस हो गया, प्लस हमने रैम से लिया डेटा, और क्योंकि हमको एक तो चाहिए ही होता है रैम रेफरेंस, तो इसीलिए हमारा आ जाएगा दिस। सो बस आपको इसे ऐड करना है और आंसर निकालना है। तो आपके पास में आएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 130 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 230। तो यहाँ से यहाँ पे आपका 0 आएगा, ये 0 कट जाएगा, ये भी एक बार 0 आएगा, ये भी 0 कट जाएगा। तो 13 × 7, 13 × 7 ही है ना, तो 7 3 = 21, 7 1 = 7, 9, ठीक है ना, 3 2 = 6, 3 3 = 9 प्लस 91, 10, 9 10 60, 160। आंसर कितना आएगा 160। आप सबसे पहली बात तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, ये मैं हर बार आपके लिए बनाती हूँ, दोबारा बनाऊंगी, जब तक आप याद नहीं कर लेते तो इन चीजों को मैं बनाती रहूंगी, है ना। एक है हमारे पास में रैम और एक है सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मैं जल्दी से दोबारा से सारे टर्मिनोलॉजीज लिख रही हूँ जो आपके काम आने वाली है। यहाँ पर देखो, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क ड्राइव है उसके अंदर जो डेटा होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, पेजेस के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर जो डेटा है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रेम्स के फॉर्मेट के अंदर होता है ना। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो आपका पेज साइज है वो बराबर है आपके फ्रेम साइज के, ये हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तभी तो हम यहां से डेटा उठा के यहां लाते हैं।
अब हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो सीपीयू है वो जो एड्रेस जनरेट करता है वो एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, और इस लॉजिकल एड्रेस को हमें कन्वर्ट करना होता है फिजिकल एड्रेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ट्रांसलेशन या एड्रेस ट्रांसलेशन। तो लॉजिकल एड्रेस किसके लिए होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है आपकी हार्ड ड्राइव के लिए, और फिजिकल एड्रेस किसके लिए होता है? वो होता है मैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए। अब और आपके पास में जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अलावा इसको वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं, या हम इस लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो सबसे पहले सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब इनका कन्वर्जन भी देख लो जल्दी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 16 GB की क्या है, 16 GB, वैसे तो बहुत छोटा साइज है इसका बट स्टिल मान लो 16 GB की हार्ड ड्राइव है ना, 16 GB की हार्ड ड्राइव है। तो ये जो 16 GB है ये क्या है? ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। क्या है जी? लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट्स का होगा ये कैसे निकालेंगे? इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करके। तो 2 की पावर 4 से 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30। ठीक है, कैसे? KB MB GB, तो 2 की पावर 30। तो ये क्या हो गया? ये मेरे लिए आ गए हैं टोटल 34। तो ये 34 बिट्स है ये क्या है? वर्चुअल एड्रेस। ठीक है जी, तो 30 + 4 इज व्हाट? योर टोटल वर्चुअल एड्रेस इन बिट्स। वर्चुअल एड्रेस कितने बिट्स का है? 34 का है। अब जब ये एड्रेस ट्रांसलेशन, जैसे इसमें भी करके दिखा देते हैं भाई, देखो इसमें भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 MB, तो कितना हो गया? 2 की पावर 2। ये क्या है? ये है आपका PAS, फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस कितने का होगा निकालते हैं। 2 की पावर 2 फॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20, यानी टोटल 22 बिट्स आ गए। तो फिजिकल एड्रेस कितने का हो गया? 22 बिट्स का हो गया। ठीक है, अब एक और चीज जो यहाँ पर आपको याद रखनी है, जो आप लोगों का वर्चुअल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। देखो इसमें 2 चीजें होती है मेरे पास में, यानी कि टोटल ये जो 34 बिट्स है ना आपका, ये 34 बिट्स में 2 चीजें हैं। क्या? एक तो है आपके पास में पेज का नंबर, और एक मेरे पास में क्या है मैम? आपके पास में फ्रेम का नंबर भी है। फ्रेम का नंबर भी है। देखो कौन से पेज पे जाना है, और पेज के अंदर बहुत सारी लाइंस होंगी, कौन सी लाइन पे आपका डेटा है ये कैसे पता चलेगा? फ्रेम के ऑफसेट से या पेज के ऑफसेट से। फिर यहां पर क्या होगा फिजिकल एड्रेस में? देखो फिजिकल एड्रेस जो कि आपका मैम टोटल 22 बिट्स का आपने निकाला था, इसमें होगा फ्रेम का नंबर कि कौन से फ्रेम में जाना है और फ्रेम की कौन सी लाइन में जाना है, यानी कि फ्रेम का ऑफसेट। फ्रेम का ऑफसेट ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास में टोटल फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है अगर पेजिंग का सवाल हमें करना है तो। अब मुझे एक और बात बताओ, एक और छोटा सा लॉजिक है। कोई एक प्रोसेस है, एनी प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस जो है वो है क्या मैम? प्रोग्राम है। और प्रोग्राम जो है वो रखा कहाँ होता है मैम? सेकेंडरी मेमोरी में। और प्रोसेस कहाँ होती है मैम? प्रोसेस होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास में। ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास में है। मतलब अल्टीमेटली ये जो पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आ गया कि किसी एक प्रोसेस के पास में क्या होते होंगे मैम? n नंबर के, कितना भी हो सकता है, n नंबर ऑफ पेजेस होते होंगे। n नंबर ऑफ पेजेस होते होंगे, बिल्कुल सही। यानी कि आप कर क्या रहे हो? आप किसी प्रोग्राम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा या बहुत सारे n नंबर ऑफ पेजेस हैं, उन सबको उठा के आप यहाँ लेके आते हो फ्रेम्स में, और हर एक फ्रेम पर एक पेज लिखते हो, कॉपी कर देते हो, और फिर उस पेज पे से फ्रेम में ट्रांसलेट होने के बाद ये फ्रेम वाला डेटा सीपीयू के पास में आता है यूजिंग फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये सारा काम होता है पेजिंग के दौरान।
ये सारा काम है जो पेजिंग के दौरान किया जा रहा है। अब जो आपकी पेजिंग है ना, वो पेजिंग कैसी है? पेजिंग है बड़ी अच्छी। कैसी? पेजिंग आपके कंटिजियस एलोकेशन में आती है। फिक्स्ड साइज के पार्टीशंस होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड साइज के। स्टैटिक पार्टीशन पहले हो जाते हैं, यानी कि जो फ्रेम साइज है और पेज साइज है उसके साइज के हमने फिक्स्ड पार्टीशन कर दिए और वहां पर डेटा उठ के आपके पास में आ जाता है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस के पास में कितने पेजेस हैं और उस प्रोसेस में पर्टिकुलर कौन से नंबर की पेज में जाना है, हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता चलता है पेज टेबल से। किससे? पेज टेबल से। और ये पेज टेबल भी कहीं रखी होती है, रैम में ही रखी होती है। तो आप सोचो कि रैम में कितनी सारी चीजें रखी हैं। रैम में एक तो सारी उस प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो सारे रखे हैं, प्लस आपका जो मैम पेज टेबल है वो भी कहाँ रखा है? वो भी मैम रैम में रखा है। तो क्या मैं ये बोल लूं कि एक फ्रेम पर पूरी पेज टेबल रखी होगी? बिल्कुल, यही तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये भी चीज समझ में आ गई कि जो आपकी पेज टेबल की साइज है वो अगर मैं आपको निकालने बोलूं, पेज टेबल का अगर मैं साइज आपको निकालने बोलूं तो कैसे निकालोगे? एक फ्रेम की जगह पर आपने एक पेज टेबल लिख दी है, तो कैसे निकालोगे? आपके पास में उस पेज टेबल में जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं मल्टीप्लाई बाय एक जो पेज है उसकी साइज। भाई एक पेज जिसकी साइज, एक पेज की साइज, और ऐसे कितने पेजेस हैं किसी एक टेबल में? एक पेज एक फ्रेम पे रखा हुआ है, तो कितनी नंबर एंट्री है और किस एंट्री साइज है, ये मेरे लिए उस पेज टेबल का साइज निकल जाता है। एंट्री वन, एंट्री साइज। ठीक है, तो ये आपका पेज टेबल साइज होता है। कोई इशू? पेज टेबल एक्चुअली में मेटा डेटा है, इट इज डेटा अबाउट डेटा। चलो, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर एक क्वेश्चन लिखवाती हूं, आप करके देखो कि क्या आपको समझ में आया। देखो, मुझे ना बोला हुआ है कि साइज ऑफ पेज टेबल गिवन है। कितनी गिवन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रही हूं, 8 किलोबाइट। मेरे को एक पेज की साइज भी गिवन है। अच्छा जी, मुझे एक पेज भी गिवन है। कितना है? 2 किलोबाइट। ओके, मुझे बोला हुआ है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो आपकी कितनी है? 256 GB की है। ओके, और मेन मेमोरी जो है वो गिवन है 512 किलोबाइट की। तो आपसे बोल रहा है कि एक प्रोसेस की साइज बताओ। पहले तो मुझे बताओ कि प्रोसेस की साइज निकालोगे कैसे? अब जिन बच्चों से आज तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे उनको मैं थ्योरी याद दिलाऊंगी, क्योंकि हमने क्या देखा है मैम, थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल होने के चांस है। मैं कह रही हूं कि प्रोसेस का साइज बताओ। अभी जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है उसमें आपको ये समझ में आया होगा मैम, कोई एक प्रोसेस है। क्या है मैम? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है। और प्रोग्राम क्या है मैम? प्रोग्राम मतलब पेजेस, पेजेस, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड सो ऑन, एन पेजेस। कुल मिला के प्रोसेस के अंदर मैम एन नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो यानी कि जितने तो भैया टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो इसके पास में, और क्योंकि हमें साइज निकालनी है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस तो नंबर में होंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो मैम एक पेज की साइज से। भाई मेरे पास में 10 पेजेस हैं और एक पेज की साइज 2 किलोबाइट की है, तो मैम 10 इंटू 2 यानी कि 20 किलोबाइट टोटल मेरे पास में क्या हो जाएगा? प्रोसेस की साइज निकल जाएगी ना।
यही तो कॉन्सेप्ट है कि जितने पेजेस हैं और एक पेज की जितनी साइज है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उस टोटल नंबर ऑफ पेजेस को, मैम आपके पास में टोटल प्रोसेस का साइज निकल जाएगा। भाई ये सबको समझ में आया क्या? मैम आपके पास में जितने सारे पेजेस हैं और एक पेज की जितनी साइज है तो पूरी की पूरी मेमोरी की साइज निकल गई ना, वही तो प्रोसेस की साइज है। देखो कैसे अब यहां से आओ, पहले तो लॉजिकल एड्रेस निकालो और फिजिकल एड्रेस निकालो। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है? देखो 256 गिवन है, तो 256 कितना होता है? 2 की पावर 8 होता है, और जीबी कितना था अभी निकाला था 2 की पावर 30 होता है, तो टोटल मैम 38 का हो जाएगा, टोटल 38 का हो जाएगा। फिजिकल एड्रेस भी निकाल सकते हो इसी तरीके से। फिजिकल एड्रेस कितने का होगा? 512, 2 की पावर 9 लिखा है, किलोबाइट 2 की पावर 10 लिखा है, टोटल 19 निकाल दिया, टोटल 19। निकाल दिया ना। पेज टेबल की साइज है ये, पेज टेबल अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इनके पास में दो चीजें थी, कौन कौन सी दो चीजें? मैम एक तो इनके पास में है ऑफसेट, जो दोनों के लिए कॉमन है। भाई आप पेज से फ्रेम में चले गए, लाइन थोड़ी बदली है, लाइन थोड़ी बदली है मैम। अरे आप जो है कह रहे हो कि मैंने डेटा को हार्ड डिस्क से उठा के सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी में रख दिया, बट आपने अंदर पेज के अंदर जो लाइंस लिखी थी वो थोड़ी चेंज करी। तो ऑफसेट तो अगर यहाँ 2 था तो वहां भी 2 होगा, ऊपर से दूसरे नंबर पे डेटा रखा था तो वहां पे भी ऊपर से दूसरे नंबर पे रखा होगा, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज सिमिलर है। हाँ बट टोटल नंबर ऑफ पेजेस चेंज हो गए होंगे, तो पेज नंबर कैसे निकालेंगे? ऑफसेट से, ऑफसेट को निकाल देंगे टोटल में से। कैसे? देखो आपको गिवन है 2 किलोबाइट, ये 2 किलोबाइट क्या है? एक पेज की साइज है। मैंने यही तो बताया आपको, एक पेज के ऊपर लिखी हुई लाइंस ही तो ऑफसेट है। तो पेज साइज है 2 किलोबाइट का, यानी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मतलब 11। तो टोटल आपका ऑफसेट कितने का हो गया? 11 का हो गया। तो बचे हुआ ये क्या 9 हुआ? फ्रेम नंबर। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स पूछूं तो 2 की पावर 9 बता देना, 512 फ्रेम्स है। अच्छा पेजेस की बात हो गई, तो पेजेस कितने आएंगे? 38 माइनस 11, यानी टोटल कितने निकाल सकती हूँ? 7 2 27। राइट 27। ये क्या है? ये पेज नंबर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये निकाल लूं कि किसी एक प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा? क्योंकि 2 किलोबाइट्स तो मुझे पता ही है। हाँ मैम ये तो हमको पता है कि एक पेज 2 किलोबाइट का है, ऐसे कितने पेजेस हैं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा। और ये सेम चीज हम लोगों ने पेज टेबल में पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? पेज टेबल में क्या रखे हैं मैम? बहुत सारे पेजेस रखे हैं। तो एक्चुअली में जो आप लोगों की पेज टेबल की साइज थी अभी निकाला था ना, वो किसके बराबर थी? किसके बराबर थी? पेज टेबल की साइज। पेज टेबल की साइज का अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैम, किसी भी एक प्रोसेस में जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो मल्टीप्लाई बाय एक पेज एंट्री, यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाई बाय 1 एंट्री साइज। अभी निकाला था साइज ऑफ पेज टेबल। अच्छा पेज टेबल की साइज गिवन है 8 किलोबाइट गिवन है, मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं भाई? इसको यहां पर भेज दो, डिवाइड कर दो, एक एंट्री साइज। और एक एंट्री साइज गिवन है क्या? अरे एक एंट्री साइज गिवन है क्या मुझे? गिवन है, ध्यान से देखो।
8 है, सॉरी, गिवन है 8 बिट्स। भाई पेज टेबल कहाँ रखी है मैम? फ्रेम के ऊपर रखी है, और फ्रेम का क्या साइज है मैम? 8 है ना फ्रेम का साइज, यानी कि 1 बाइट, बाइट से बाइट कैंसिल। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 8 किलो यानी 8000। ये क्या है? नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, जो कि नंबर ऑफ पेजेस ही है, 8 किलो। और एक का क्या साइज है? एक का क्या साइज है? 2 किलो बाइट, यानी कि 8 2 जा 16, किलो किलो यानी कि मिलो, मतलब किलो किलो यानी कि मेगा, और बाइट का बाइट यानी कि 16 MB। 16 MB इज माय करेक्ट आंसर फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस की साइज है 16 MB की। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, मैंने सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी कि सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। आपसे एक चीज पूछेगा, पर आपको आना चाहिए सवाल। ये मैक्सिमम है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले लेवल, ये मैक्सिमम लेवल है जो मुझे लगता है नेट एग्जाम में पूछा जाता है। इन्वर्टेड पेजिंग और सेगमेंटेड पेजिंग पर अभी मैंने कोई सवाल देखा नहीं।